गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ये आपका बहुफेज विद्युत प्रणाली का सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार और डेल्टा कनेक्शन में अंतर पढ़े थे। तो स्टार और डेल्टा कनेक्शन के अंतर में हमने देखा था कि पावर आपकी क्या है, √3 VL IL cos phi, दोनों में स्टार और डेल्टा दोनों में सेम होती है। तो अगर किसी स्टूडेंट के डाउट हो कि ये सेम कैसे होती है, तो हम इसको एक छोटे से एग्जांपल, जैसे हम स्टार कनेक्शन में देखते हैं, बस पावर अगर 3 फेज वोल्टेज, फेज करंट और cos phi होता है, तो इसी हिसाब से स्टार संयोजन में क्या होता है, IL बराबर IP, लाइन धारा बराबर है फेज धारा के, और जो आपकी लाइन वोल्टेज है वो √3 फेज वोल्टेज के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप देखो फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज बटा √3। तो अगर ये दोनों वैल्यू हम IP और VP की इस समीकरण में पुट करते हैं, तो देखो आप मैंने यहाँ पे ये वैल्यू रखी है, IP बराबर IL रख दिया और VP के स्थान पे ये रख दिया और ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप देखो कि √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 बराबर √3 इंटू √3। तो यहाँ पे मैंने √3 IL VL बटा √3 और cos phi, एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और पावर आपकी क्या आ जाएगी, √3 IL VL cos phi। तो इस हिसाब से आपकी ये पावर आ जाती है, पावर बराबर है √3 VL IL cos phi। बहुफेज विद्युत प्रणाली में प्रयुक्त हुई टर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली है आपकी फेज वोल्टेज, VP, फेज वोल्टेज। जैसे मैंने ये डायग्राम लिया है स्टार कनेक्शन का, तो स्टार कनेक्शन में आप देख रहे हो 3 फेज है, RYV, रेड येलो ब्लू, और ये इसका क्या है, न्यूट्रल पॉइंट। तो आप देखोगे कि किसी एक फेज और न्यूट्रल के मध्य की वोल्टेज क्या कहलाएगी, आपकी फेज वोल्टेज। आप यहां से R और N के मध्य ले सकते हो, Y और N के मध्य, V और N के मध्य, किसी एक फेज और न्यूट्रल के मध्य की वोल्टेज क्या कहलाएगी, आपकी फेज वोल्टेज। एक फेज और न्यूट्रल के मध्य की वोल्टेज आपकी कहलाएगी फेज वोल्टेज। दूसरा पॉइंट अब पढ़ेंगे लाइन वोल्टेज। ये था आपका फेज वोल्टेज, दूसरा है आपका लाइन वोल्टेज VL। तो लाइन वोल्टेज क्या होता है, दो फेज के मध्य की वोल्टेज। इसमें आपका न्यूट्रल नहीं होता है, किन्हीं दो फेज के मध्य की वोल्टेज आपको क्या कहलाएगी, लाइन वोल्टेज। जैसे मैंने रेड और येलो के बीच की ली है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी लाइन वोल्टेज। फेज और फेज के मध्य की वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, लाइन वोल्टेज किन्हीं दो फेज के मध्य की वोल्टेज। आप इन दोनों के मध्य भी ले सकते हो, आप इन दोनों के मध्य की ले सकते हो, यानी कोई भी दो फेज उनके बीच की वोल्टेज आपको क्या कहलाएगी, लाइन वोल्टेज। नेक्स्ट फेज धारा, नेक्स्ट आपका फेज धारा, फेज धारा, फेज धारा, इसको हम IP से लिखेंगे। फेज धारा क्या होता है आपका, जो एक फेज वाइंडिंग में से प्रवाहित हो रही धारा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि आप देखोगे हम यहाँ पे धारा है, इसको ऐसे दिखाते हैं, I मतलब धारा, R फेज में से प्रवाहित हो रही धारा IR, इसी प्रकार Y में से प्रवाहित हो रही IY, और इसी प्रकार B में से प्रवाहित हो रही IB। एक फेज में से प्रवाहित हो रही धारा आपकी फेज धारा कहलाती है। जैसे यहाँ पे आपकी IR या IB या IY, ये आपकी क्या कहलाती है, फेज धारा। नेक्स्ट है आपकी लाइन धारा। लाइन धारा, लाइन धारा क्या कहलाएगी, आपकी दो फेज के मध्य की धारा, दो फेज के मध्य की धारा, लाइन धारा, लाइन धारा, इसको आप लिखोगे IL से। दो
फेज के मध्य की धारा, कोई भी आप दो फेज लेते हो उनके मध्य की धारा क्या कहलाएगी? आपकी लाइन धारा। ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये लाइन धारा होगी, लाइन धारा IL से हम इसको लिखेंगे, और दो फेज के मध्य की धारा क्या कहलाएगी? आपकी लाइन धारा। नेक्स्ट टर्म जो हम यूज करेंगे, फेज शक्ति। फेज शक्ति PT से हम लिखेंगे फेज शक्ति। फेज तथा न्यूट्रल के मध्य, फेज तथा न्यूट्रल के मध्य जो शक्ति होती है उसको हम कहेंगे फेज शक्ति। इसको हम लिखेंगे P मतलब पावर, और फेज के मध्य की, तो VI cos फाई, VI cos फाई, ये है आपकी फेज शक्ति। कुल शक्ति PT, कुल शक्ति क्या होगी आपकी? जो आपकी पावर है तीनों फेज के द्वारा नापी गई कुल पावर, तीनों फेज के द्वारा नापी गई कुल शक्ति। तो एक फेज पावर ये है, तीन फेज के द्वारा, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, VI cos फाई। तो ये आपकी कुल शक्ति PT, पावर, टोटल पावर, T मतलब टोटल पावर, VI cos फाई और मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका संतुलित लोड। संतुलित लोड, संतुलित लोड। तीनों फेजों का पावर फैक्टर तथा फेज धारा या लाइन धारा बराबर हो। यदि आप देखोगे तीनों फेज आपके R/B, तीनों फेज का पावर फैक्टर तथा फेज धारा या लाइन धारा बराबर हो तो लाइन पर लगा लोड संतुलित लोड कहलाता है। तीनों फेज का पावर फैक्टर तथा लाइन धारा या फेज धारा बराबर हो तो उस पर लगा लोड क्या कहलाएगा? आपका संतुलित लोड। नेक्स्ट है आपका असंतुलित लोड। असंतुलित लोड, तो तीनों फेजों का पावर फैक्टर तथा फेज धारा या लाइन धारा बराबर नहीं हो। आपके जो तीन फेज होते हैं उनका पावर फैक्टर तथा लाइन धारा या फेज धारा अगर बराबर नहीं हो तो उन पर लगा लोड असंतुलित लोड कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका एक टॉपिक है छोटा सा, फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस, तो आपने देखा हो स्टूडेंट, लगभग जो हम फेज सीक्वेंस देखते हैं मोस्टली यही होता है RYV, रेड येलो ब्लू, ये होता है फेज सीक्वेंस। आप जहां भी देखोगे, अगर हम आगे के चैप्टरों में ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन या मोटर का पैरेलल ऑपरेशन देखेंगे तो वहां पे हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है फेज सीक्वेंस, क्योंकि वहां अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो आपका ये सीक्वेंस भी चेक किया जाता है। R से कनेक्ट होता है, Y से कनेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो उस टाइम हमें फेज सीक्वेंस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, थ्री फेज परिपथ में शक्ति का मापन। थ्री फेज परिपथ में शक्ति का मापन।
देखो थ्री फेज परिपथ में आप शक्ति का मापन कैसे करते हैं? 1 वाटमीटर विधि द्वारा शक्ति का मापन, 1 वाटमीटर विधि द्वारा शक्ति का मापन। तो अब देखो इसमें स्टूडेंट जैसे हमने ये स्टार कनेक्शन बनाते हैं, इसमें क्या हुआ, आपका 1 वाटमीटर लगा होता है, जैसे यहां इसके कोई और ये डब्ल्यू बनी आपकी सीसी और पीसी और तो यहां 1 वाटमीटर विधि द्वारा शक्ति का मापन, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी थ्री फेज लाइन है उसमें केवल 1 ही वाटमीटर लगा होता है और जो हमें पूरी शक्ति बताता है कि शक्ति कितनी होती है। तो यहाँ आप देखेंगे 1 वाटमीटर विधि द्वारा शक्ति का मापन, यहाँ देखोगे हमने वाटमीटर लगाया है जो क्या है शक्ति को नापेगा। इसमें आप देखोगे 2 कॉइल होती है वाटमीटर में, सीसी और पीसी। सीसी सीसी होती है आपकी करंट कॉइल और पीसी होती है प्रेशर कॉइल। करंट मतलब धारा कॉइल और प्रेशर मतलब वोल्टेज कॉइल, ठीक है। तो इनके द्वारा हम वोल्टेज माप सकते हैं। इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? संतुलित लोड मापने के लिए, ठीक है। 1 वाटमीटर विधि का उपयोग कहाँ करते हैं हम? संतुलित लोड मापने के लिए। क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं कि संतुलित लोड में आपने देखा होगा कि पावर फैक्टर और लाइन धारा और फेज धारा बराबर होती है, तो इसलिए हम 1 वाटमीटर द्वारा इसका लोड माप लिए 1 फेज का, और हमें कुल फेज की शक्ति का मापन करना है तो हम उसको 3 से गुणा कर देंगे, तो हमें क्या है अपनी टोटल शक्ति मिल जाएगी, ठीक है। जैसे हमने आर का मापा है तो ये पीटी टोटल शक्ति मिल जाएगी, ठीक है। और अगर हम 1 वाटमीटर के द्वारा शक्ति का मापन, यहाँ पर अगर 3 वाटमीटर विधि द्वारा शक्ति का मापन करते हैं, 3 वाटमीटर विधि द्वारा शक्ति का मापन, तो आप देखोगे यहाँ पे भी 1 वाटमीटर लगा होता है और 1 वाटमीटर यहाँ पे भी लगा होता है, ठीक है। W2 W3 3 वाटमीटर विधि में के अंदर 3 वाटमीटर विधि द्वारा शक्ति का मापन, तो इसमें हम 3 वाटमीटर लगाकर शक्ति का मापन करते हैं। और जो आपकी कुल शक्ति आती है पीटी, वो क्या होती है? इस तीनों वाटमीटर द्वारा मापी गई शक्ति P1 P2 प्लस P3, तीनों वाटमीटर के द्वारा नापी गई शक्ति ये आपकी आ जाती है 3 वाटमीटर विधि के द्वारा। तो इन दोनों में आपको याद रखने वाली बात क्या होती है कि आप देखोगे 3 वाटमीटर, अलग अलग वाटमीटर हमें कब चाहिए? जब हमारा लोड क्या होता है? असंतुलित। तो 3 वाटमीटर विधि का उपयोग कब करते हैं हम? असंतुलित लोड के लिए, ठीक है स्टूडेंट। असंतुलित लोड का नापना हो तो हमें 3 वाटमीटर अलग अलग लेने होंगे, ठीक है। उससे हम लोड नाप सकते हैं। नेक्स्ट आपकी एक विधि और होती है 2 वाटमीटर विधि द्वारा शक्ति का मापन। 2 वाटमीटर विधि द्वारा शक्ति का मापन, इसमें आप देखोगे कि 2 वाटमीटर लगे होते हैं, 2 वाटमीटर, तो उनके द्वारा शक्ति को माप सकते हैं। अब आप देखोगे ये बीच की कंडीशन है, ना ही तो इसमें 1 वाटमीटर लगा हुआ और ना ही 3, तो इसके द्वारा हम क्या है? संतुलित और असंतुलित इसके द्वारा हम संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार के लोड नाप सकते हैं। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट मीटर कौन सा होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 वाटमीटर विधि द्वारा हम कैसे मापन कर सकते हैं? संतुलित लोड और असंतुलित लोड, दोनों लोड माप सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसमें आप एक देखोगे अगर असंतुलित, इसमें अगर शक्ति नापनी हो तो हम क्या करेंगे? tan थीटा √3 P1 प्लस P2, P1 प्लस P2, ठीक है। इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। आप लास्ट टाइम ये आपके एग्जाम में भी आया था, tan थीटा √3 P1 माइनस P2 P1 प्लस P1,
पहले वाटमीटर की शक्ति, दूसरे वाटमीटर की शक्ति, ठीक है, इन दोनों का माइनस और इन दोनों का सम, इसके द्वारा हम tan थीटा मापते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है आपका संतुलित और असंतुलित 2 वाटमीटर विधि के द्वारा इसका मापन। अगर आप इस फार्मूले को थोड़ा सा देखोगे tan थीटा, अगर यहां से हमें tan थीटा की वैल्यू पता चल जाती है, सपोज कितनी भी हो, अगर फिर हमें थीटा निकालना होगा, थीटा tan इस साइड है तो इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और जो भी आपकी थीटा की वैल्यू होती है यहां से जो आपकी थीटा की वैल्यू होती है, सपोज आपकी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाती है, तो हम यहाँ पे थीटा क्या है, cos 30 डिग्री का मान देख लेंगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, या इसको हिंदी में बोलते हैं आपके सनादी आवर्ती। आवृत्ति। तो देखो स्टूडेंट, सनादी आवर्ती क्या होती है, किसी आवर्ती की, आप देखोगे कि कोई भी आवर्ती है, किसी भी आवर्ती का 2 गुना 3 गुना डैश डैश डैश, या उसकी आधी आवर्ती या 1/4 आवर्ती, ये आवर्तियां सनादी आवर्तियां कहलाती है, सनादी आवर्तियां कहलाती है। यानी स्टूडेंट, जो आवर्ती दी होती है उसकी 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, या उसकी आधी 1/4 1/8 जो आवर्ती होती है वो क्या कहलाती है, आपकी सनादी आवर्ती। ठीक है स्टूडेंट, ओके।